क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टडी उसी तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके? तो चलिए जल्दी से बाकी बच्चे भी जॉइन कर लीजिए। तो हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है? वो आपके पास पहले जो इस पेपर को कंडक्ट करता था। ओके? कौन लेता था इस पेपर को आपके पास पहले? जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक, सॉरी नॉट पब्लिक, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या कमीशन आप बोल सकते हो, वो आपके पास लेता है। करंटली वो अब नहीं है, ठीक है? उसकी जगह आपके पास हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग आ चुका है, ठीक है? तो पहले जो पेपर होता था वो 85 मार्क्स का होता था। ए सीरीज है। जो पोस्ट कोड है आपके पास 627, ठीक है? जो पोस्ट कोड है 627, वो वाला पेपर है आपके पास, जिसके अंदर 85 मार्क्स यानी 170 क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है। पहले साइट से तो आप डाउनलोड कर सकते थे, जो आपके पास हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट थी ना, उसके ऊपर ये सारे पेपर हुआ करते थे। तो उस टाइम हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ था, तो ये हमारे पास है। अदरवाइज इस तरह से आपको कोई भी पेपर देखने को नहीं मिलता ये, ठीक है? आई थिंक 2018 में कंडक्ट हुआ था, है ना? अगर हम यहाँ पे कोड के अकॉर्डिंग देखें ना, तो 2018 लिखा हुआ है, तो उसी के आसपास कंडक्ट हुआ होगा, क्योंकि फिर 2020 में जाके आपके पास कंडक्ट हुआ था, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले फिजिक्स वाला सेशन है, लेकिन फिजिक्स में हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है? फिजिक्स के सेशन को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो हम आपके पास करेंगे वो होगा मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स को काफी ज्यादा टाइम भी लगता है और इसमें थोड़ा लंबा समय होता है। ओके? क्योंकि ऊपर तो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स में भी कम ही होंगे आपके पास जिनकी कैलकुलेशंस होंगी, लेकिन यहाँ से 71 से आपके पास हुआ था ये, ठीक है? 2019 में हुआ था। ओके, कोई बात नहीं। 2019 में हुआ, फिर आपके पास 20 में आया था। 700 पोस्ट कोड है, तो इसमें उन्होंने 627 क्यों लिखा हुआ है? चलो कोई बात नहीं, जो भी हो, है ना? एक ही बात है, आपके पास पेपर तो वो वाला ही है आपके पास, ठीक है? पेपर तो वो ही है। तो वन बाय वन करके इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, है ना? और देखेंगे किस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आए हैं, और आई होप कि आप भी इसमें अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करें, क्योंकि बहुत से बच्चों ने इस पेपर को सॉल्व भी किया होगा, है ना? चलो, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिक्स के हैं, 40 क्वेश्चन इसमें मैथ्स के आपके पास हैं। ओके? तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास यहाँ पे रहता है, द सेट ऑफ, मैं चाहूंगा कि आप भी इसका आंसर दें। 2000 बालों के लिए पोस्ट कोड ये वाला। कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू क्या हो गया? आप इतने कमेंट कर रहे हो, इसमें इतना बड़ा इशू क्या हो गया आपके पास, है ना? चाहे ये आपके पास 700 हो, 627 हो, कोई इशू है इसके अंदर? नहीं है ना? जो आने वाली वैकेंसीज है, पोस्ट कोड किसी का भी मैटर नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट है आपके पास सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। जितने भी आपके पास प्राइम नंबर होते हैं, उनका जो सेट होता है वो किस तरह का होता है? जैसे फाइनाइट सेट है, सिंगलटन सेट है आपके पास, या इनफाइनाइट सेट है। ये इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है? देखो, अगर हम बात करें आपके पास कि कोई भी सेट है आपके पास, कब आप उसको बोल सकते हो कि वो फाइनाइट है ना? फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स नंबर। जैसे आपको बोल दिया 1 to 100, तो फिक्स हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, जितने भी आपके पास प्राइम नंबर हैं उन सब की बात कर रहा है। अब प्राइम नंबर तो कौन से होते हैं? जैसे 2 आपके पास हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 आपके पास हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, चलते चलो प्लस इनफाइनाइट तक आपके पास इतने प्राइम नंबर आ जाएंगे जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है। यानी आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो प्राइम नंबर वो प्रेजेंट है। यानी आप इसको सिंपली अगर जैसे रोस्टेड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको नहीं लिख सकते, है ना? आपको इसको प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म्स के अंदर ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसको आप इनफाइनाइट सेट बोलते हो, यानी इसकी प्रॉपर कोई डिफाइन चीज नहीं है, ये चलता रहता है, कभी भी आपके पास खत्म नहीं होता है। तो एकदम आसान क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे आया था, ठीक है? नेक्स्ट देखो, आपके पास फंक्शन से रिगार्डिंग है, बोलता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो आपके पास है वो है आपके पास ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई, ठीक है? अगर वो y के बराबर है तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि जो f ऑफ y होगा वो किसके बराबर होगा। मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे क्लास के अंदर हैं वो सभी के सभी आंसर्स हमें दें,
ठीक है, ताकि आपको भी पता लग सके और हमें भी पता लग सके। क्लियर? बाकी आज वैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला था ना, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगा कि थोड़ा सा चलो इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। देखो आपको एफ ऑफ बाई बोल रहा है, तो आपके पास एक्स है, इसके बराबर ही है ना, वाई के बराबर। तो हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं वाई के, है ना, ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए के बराबर पुट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बनेगा, बाई बी एक्स माइनस ए ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब जो आपके पास x वाली टर्म्स हैं इनको आप इकट्ठा कर सकते हो, y वाली टर्म्स हैं उनको आप इकट्ठा, यानी हम क्या कोशिश करेंगे कि ये आपके पास जो एक साइड आ जाए। ठीक है, जैसे a वाले हो गए, b वाले आपके पास हो गए। इसको मैं कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ, ए एक्स है, ए एक्स, ए को पहली साइड लेके जाते हैं, प्लस ए ऑफ वाई बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, सिमिलरली यहां पे भी मैं कुछ इसी तरीके से इसको यहां पे करूंगा। तो यहां पे मेरे पास क्या है, बाई बी ऑफ एक्स, यहां से बी चला जाएगा ना, प्लस बी, ये कुछ आपके पास इस तरीके से बन गया। और यहां से जैसे मेरे पास ए बी है, मैं कॉमन भी निकाल सकता हूं, या फिर जैसे हमें को ना इसको कन्वर्ट करना था तो वाई की फॉर्म में, तो हमारे पास जो लास्ट में यहाँ पे टर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ए ऑफ बाई माइनस बी अपॉन बी ऑफ वाई माइनस ए। यानी आप क्या देख रहे हो, वाई की फॉर्म में आ गया। एक्चुअली देखा जाए तो एक्स और वाई ही आपस में रिप्लेस हुए हैं, बाकी ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं है इसके अंदर। तो यहां से आप क्या देखते हो कि अगर मैं y की जगह x की फॉर्म में इसको लिखूं, तो ये ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए इसी फॉर्म में आ जाएगा। यानी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट नहीं, पूरे ही सिमिलर है, तो इक्वल टू एक्स के ही बराबर होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है एंड इक्वल टू वाई, देन एफ ऑफ वाई भी इसके बराबर है, तो ये एक्स के ही बराबर है। इसमें ए ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। थोड़ा सा मैंने ज्यादा बोल दिया, इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया, अदरवाइज इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत आसान है आपके पास, है ना। जस्ट रीअरेंजमेंट करते हैं यहाँ से और y की वैल्यू को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, y को हमने क्या किया, अलग कर दिया। y तो यहाँ पे सेम ही था, है ना, y तो यहाँ से सेम ही था, तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से ना, x की, क्यों, क्योंकि अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, वो ही आ जाएगा घूम फिर के, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो जो x वाले हैं उनको इकट्ठा करना था, है ना, तब आपके पास ये वैल्यू आनी थी। तो जैसे मैं यहाँ से कर भी देता ना इसको, y b और a इस साइड आ जाता, ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा, x के बराबर आएगा तो दोनों वैल्यूज बराबर हो जाती, ठीक है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो गड़बड़ करेगा फिर। सेम चीज है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन जो वैल्यू है आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू पावर 4 ऑफ एक्स, वो किसके बराबर आपके पास होगा। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब हमें गिवन है कि साइन एक्स प्लस साइन 2x, ठीक है, टू नहीं है, स्क्वेयर एक्स, किसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। अब मैं इसको अगर लिखूं आपके पास तो देखो कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, लिख सकता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे पास, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अब यही मुझे पता है कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है, और यहां पे मेरे पास है साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। अगर मैं यहां से निकालूं आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, क्लियर। और इसी को हम क्या कर देंगे आपके पास यहां पे पुट कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे कि साइन एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स के ही बराबर है, बराबर आ गई। तो बस हमें निकालना यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स, दिया गया है ना, तो सेकंड में आप देखो तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, साइन एक्स, तो मैंने यहां पे लिख दिया साइन ऑफ एक्स, प्लस आगे है कॉस रेज टू पावर 4, तो ऐसे लिख सकता हूं इसको, कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 2, यानी पावर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो मुझे पता है, तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दी गई है जो कि 1 है क्वेश्चन के अंदर ही। तो यानी क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास जो इसका आंसर है वो दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर ऑलरेडी दिया गया है आपके पास।
सिमिलरली स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 2 रेज टू पावर n 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन क्या होगा आपके पास, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन है n रेज टू पावर n से। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास यहां पे दी गई है। अब इसको हमें क्या करना है, यहां पे सेटिस्फाई करना है कि या आपके पास ये इक्वेशन वैलिड है और आपको वो छोटे से छोटी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कुछ इस तरह से 2 रेज टू पावर n, आगे n फैक्टोरियल देखा जाए तो n तक के हैं तो n फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बन जाता है। अब हम इसमें वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं। अब आप एक चीज खुद देखो, 3 4 5 6 या तो छोटे से आता है ज्यादातर या बड़े से आता है ना, हम क्लोज पहुंच जाते हैं। अगर मैं 3 डालूंगा तो कुछ ऐसे बनेगा, 3 फैक्टोरियल 3 रेज टू पावर 3, ये तो 27 हो गया, ये 3 2 6 और ये 8, कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहा है। यानी यहां पे आपके पास कितना बन गया ये, सॉरी 3 8 है ना 48। तो ये क्या कंडीशन सही है, नहीं है। ठीक है, सिमिलरली ये मैं 6 के केस में डालूंगा ना, क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा आगे को, तो 6 के केस में सही आता है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि 2 रेज टू पावर 6 6 फैक्टोरियल जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 6 रेज टू पावर 6 से आपके पास, यानी 6 रेज टू पावर 6 की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन है। ये थोड़ा सा लंबा भी है क्योंकि आपको इसमें वैल्यूज को डाल के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो अभी हमने प्रीवियस डे में भी किया था, जब हमने आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर को समझा था। हमने बोला था कि z को पुट कर दो, क्या डालनी है z की वैल्यू, x प्लस आयोटा y डालनी है। ठीक है, और मॉडुलस जो है उसको आप ओपन कर सकते हो सिंपली। ठीक है, जैसे अंडर द रूट और जो भी आपके पास वैल्यूज है उनका स्क्वायर कर देते हैं हम। ठीक है, मॉडुलस जो आपके पास आता है ना उसको यहाँ पे पुट करके करो जरा, क्या आंसर आएगा इसका। देखा जाए तो जो आपके पास 2018-19 का पेपर है वो इजी है ना, मैथमेटिक्स की टर्म्स हो गई। अब हो सकता है हमने सॉल्व किया हुआ है तब हमें इजी लग रहा है, लेकिन जब पेपर में बैठेंगे तो उस टाइम टफ लगता है ना, बहुत सारी चीजें होती है, वन टाइम में याद भी करनी होती है, क्या वो माइंड के अंदर आ रही है, नहीं आ रही, बहुत सारी चीजें जो है हमारे माइंड के अंदर चलती है ना। तो यहाँ से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, क्या आएगा जब इसको पुट करोगे ना तो इक्वेशन बन जाएगी। और जब मॉड को हम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे ओपन होगा, ये अंडर द रूट 3 है और x है। ठीक है, तो x के साथ क्योंकि z की जगह लिखे हैं तो ऐसे हो जाएगा 3x-1 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ y का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, सिमिलरली नेक्स्ट साइड भी 3 ऑफ, क्योंकि 3 तो बाहर ही रहेगा, तो x-2 का स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटली, अंडर रूट से तो अंडर रूट कट जाएगा आपके पास। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरीके से आती है कि x की वैल्यू आती है 7/6। यानी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको पता है जो x की वैल्यू है वो 7/6 आ रही है, तो यहां कहीं होंगी, y की वैल्यू कोई नहीं है, तो वो इस तरीके से बनेगा। यानी ये पैरेलल लाइन आपके पास आएगी किसके साथ, y के साथ। ठीक है, पूजा जी का एकदम सही है, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एक लाइन आपके पास आएगी जो कि पैरेलल होगी y एक्सिस के साथ। बाकी बच्चे भी हैं क्लास के अंदर लेकिन आंसर किसी का नहीं आता है, ऐसा क्यों। देखो अगर आप आंसर दोगे तभी फायदा होता है क्लासेस का, है ना। तो दिया कीजिए, ये तो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये तो सबसे पहले बच्चा अटेम्प्ट करता है ना। चाहे बच्चे ने एक भी क्वेश्चन पढ़ा हो, टॉपिक पढ़ा हो नहीं, सबसे पहले वो प्रीवियस ईयर के पेपर ही उठाता है, फिर उन पेपर्स को वो पढ़ता है, स्टडी करता है कि कहाँ से आपके पास आंसर आएंगे, फिर वो उनके आंसर देता है ना। बाद में सोचता है कि पढ़ना क्या है, लेकिन पहले वो उन्हीं टर्म्स को कर लेता है। तो ये तो आपने ऑलरेडी किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है अ फेयर डाइस इज रोल्ड एन टाइम, एक डाइस है उसको एन टाइम आपके पास रोल किया गया है। अब डाइस में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 इतनी ही आउटकम्स आ सकती हैं, यानी इतनी ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, अब एन इवेंट्स हैं आपके पास, नहीं एक बार रोल किया इनमें से कोई आ गया, दूसरी बार रोल किया फिर से इनमें से कोई आ गया, है ना। यानी वन टाइम रोल करने के ऊपर, अब यहां पे कोई भी फॉर्मूला देख लो, जैसे 6n है पहला, 6n माने 1 बार तो 1 यानी 6 आउटकम आ रही है, 2 यानी 12 आउटकम्स आएगी, नहीं मेरे पास तो हर टाइम जैसे 6 आ रही है फिर 6 आ रही है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बनता है, एकदम सही बताया सुशील जी ने, 6 raised to power n, ठीक है, यानी कितनी आपके पास वन टाइम में जो इसकी पॉसिबल आउटकम है, और रेज टू द पावर जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आप कर रहे हो, यानी जितने आपने डाइस को रोल किया हुआ है, तो 6 raised to power n, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास, है ना। नेक्स्ट है आपके पास 77, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपके पास दिया गया है nc3 इज इक्वल टू nc2, तो हमें पता होता है n जो होता है वो होता है x प्लस वाई के बराबर, यानी n इज इक्वल टू 3+2 के बराबर होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 5। यानी पेपर में काफी आसान क्वेश्चंस भी आए हैं। हम बोलते तो हैं कि मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो हमारा समय बचाते भी हैं। जैसे 76 समय बचाने वाला क्वेश्चन था, 77 भी हमारे पास समय बचाने वाला क्वेश्चन है। पूजा जी का भी एकदम सही आंसर है। देखा जाए तो नेक्स्ट भी समय को बचाने वाला ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन से आपके पास टर्म जो है वो ओपन हो जाती है आराम से, है ना। देखा जाए तो कुछ इस फॉर्म में है, इसको लिख सकते हैं 1+0.003 रेज टू पावर 4 फॉर्म्स के अंदर। तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा सिंपली, है ना। तो इसको हम लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली 1+n(x) की फॉर्म के अंदर, यानी 1+n का मतलब है आपके पास पावर, और x से आपके पास 0.003, दिस विल बी इक्वल टू 1+4 हो गया आपके पास 0.012 के अराउंड, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1.012, एकदम सही है आपका, ठीक है। तो ये तो आसान हो गया। अगला क्वेश्चन तो और ज्यादा आसान यहां पे दिया गया है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th से है। किससे है? 10th क्लास से है आपके पास, यानी जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है उसका क्वेश्चन है। सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर, है ना, 2 डिजिट वाले जो ऑड नंबर हमारे पास होते हैं उनका सम आपके पास पूछ रहा है। हमें पता है 2 डिजिट वाले शुरू होते हैं 10 से और खत्म होते हैं जाके 99 के ऊपर, लेकिन ऑड नंबर पूछ रहा है, तो पहला नंबर आपके पास 11 होगा, दूसरा नंबर तो 99 ही है ना। तो टोटल जो नंबर है वो 45 है। तो सम ऑफ एन ऑड नंबर इज इक्वल टू n/2 और a प्लस एल करके आ जाता है, यानी 45/2 इंटू 11 प्लस 99, यानी 110 बन गया। दिस विल बी इक्वल टू 45 इंटू 110 को काटोगे तो 55 के साथ, ठीक है, 2475 इसका आंसर बन जाएगा। आसान क्वेश्चन एकदम, है ना। इजी टर्म हमारे पास आई है। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट भी थे। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, एक लाइन है हमारे पास दी हुई कुछ इस तरीके से, और वो पास कर रही है 1 में से, ठीक है, एंड यानी सॉरी इक्वल टू 1 और पास कर रही है कुछ पॉइंट में से, जैसे 2, -3, 4, -5, देन ए एंड बी। अगर ये लाइंस हैं और इन पॉइंट में से पास कर रही है, तो आपको बताना है कि ए और बी की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे क्या होगी। थोड़ा सा अभी जैसे कोई अगर तैयारी कर रहा है शुरू से, तो इन क्वेश्चंस को करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अभी शुरू किया है पढ़ना, तो ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा आगे वाली टर्म्स हैं आपके पास। आपको पता है ये वैल्यू जैसे 2 है, तो दैट इज एक्स और वाई, ये भी एक्स वाई है, ये भी आपके पास एक्स वाई के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यहां पे आप डाल के चेक कर सकते हो, जैसे 2/a प्लस -3/b इज इक्वल टू 1। सिमिलरली नेक्स्ट को भी डाल के चेक करते हो, 4/a प्लस -5/b इक्वल टू 1। इसको रीअरेंज करते हैं हम, ठीक है, इस इक्वेशन को, एंड इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम आपके पास सॉल्व करते हैं। जब इक्वेशन हमारे पास प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाती है, फिर हम जैसे एलिमिनेशन मेथड लगा दो, वहां से हम x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली हमें इसे ए बी के अकॉर्डिंग निकालना है ना, तो ए बी की वैल्यू निकलती है, तो x और y की जो वैल्यूज आपके पास आती है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो जो x और y की वैल्यू आती है, तो x की वैल्यू -1 आएगी, और b y की वैल्यू भी -1 ही आपके पास आएगी, ठीक है। एकदम सही आंसर है पूजा जी का, ओके। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम। इफ द फोकस ऑफ ए पैराबोला 0, -3 एंड जो डायट्रिक्स इसकी दी गई है आपके पास वो है y इज इक्वल टू 3, देन इट्स इक्वेशन इज, आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ऑफ वाई। तो सिंपल है आपके पास, आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हो, अंडर द रूट एक्स माइनस जीरो, क्योंकि वाई की एक्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है, प्लस वाई -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस इंटू -3, तो एक ही बात है, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा आपके पास। तो यहां से y की वैल्यू आपके पास 3 आती है, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, y माइनस के इज इक्वल टू डी ऑफ डी, बाकी इसको आप पुट कर लोगे इसके अंदर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट का होल स्क्वायर। ओके, यहां से कर लेना, ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12 ऑफ वाई, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में इशू होगा बता दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय लगेगा। हाँ, आप चाहोगे किसी क्वेश्चन में तो हम बता देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो 3D ज्योमेट्री से 3D जो आपके पास चैप्टर है उससे रिगार्डिंग है। क्वाड्रेंट हमें पता है 8 ही होते हैं सारे, कैसे बनाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। पहले 3 सारे ही प्लस होते हैं आपके पास, है ना। फिर आगे में 2 प्लस होते हैं, एक 2 माइनस होते हैं, फिर 2 प्लस होते हैं और 2 माइनस होते हैं, ठीक है। सिमिलरली नीचे जो है चारों के चारों प्लस होंगे और यहाँ पे चारों के चारों माइनस होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, 8 क्वाड्रेंट हमारे पास पूरे हो गए। यहाँ पे बोलते हैं पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, देखो सारे नेगेटिव वैल्यूज हैं, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे सारी वैल्यू नेगेटिव होती है, 7th क्वाड्रेंट है। तो यहां से तो डायरेक्टली हम कर लेते हैं ना, आप इसको याद रख सकते हो आसानी से। सबसे पहले क्या करो, नीचे 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, पता लग गया। पहले में याद रखो कि चारों होते हैं, और यहाँ पे 7th में याद रखो 4 कर दे, तीनों होते हैं, है ना। 3 नेगेटिव होते हैं, 3 पॉजिटिव, बस। अब एक सीक्वेंस में इसको बना दो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, ठीक है, एक ट्राइंगल की तरह बन गया, ठीक है। अब यहां से ऊपर माइनस, यानी एक दो लाइन याद रख लो, बाकी हो जाता है। जैसे नीचे बार रख ली 4 4 का, ऊपर 2 2 2, ठीक है, 2 2 2 2 का पैटर्न है। अब जो बच गया, क्योंकि सिमिलर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस एंड प्लस। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट याद हो जाते हैं, एक दो बार बनाओगे तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो 7th ऑक्टेंट बोलते हैं, वैसे क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो आप। 7th ऑक्टेंट में आपके पास ये प्रेजेंट होता है, जो गिवन पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लिमिट दी गई है, तो लिमिट तो आसान होती है, जस्ट वैल्यू डालिए और आपके पास इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एक्स रेज टू पावर एम, एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 रेज टू पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 रेज टू पावर एन माइनस 1। एक्स की वैल्यू जब मैंने 1 डाली, अब एक चीज नोट करो, जब हम इसमें 1 वैल्यू पुट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 बन जाता है, क्योंकि एम और एन की कोई वैल्यू होगी तो, है ना। तो आप इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको इसको डी अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एम एन माइनस 1 की फॉर्म में, जिसका आंसर आता है एम एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1, इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करके। तो जो डिनोमिनेटर है एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, वहां से हम इसको करते हैं डिनोमिनेटर से, ये जो है एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, इसकी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, और फिर इसको हम वहां पे क्या करते हैं, आपके पास वैल्यू को पुट करते हैं, तो अंदर वाला तो पूरा जाके 1 बन जाता है, ठीक है। एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन सॉरी एम माइनस 1, कैसे आएगा, एम अपॉन एन एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1 एंड एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो हमारे पास बनता है एम अपॉन एन करके, एकदम राइट आंसर है पूजा जी का, ठीक है। तो एम एन करके हमारे पास इसकी यहाँ पे वैल्यू आएगी, आसान है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, देन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी आपको डिफ्रेंशिएशन करनी है। अब ये कुछ ऐसे ऐसे अंडर रूट में करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, है ना, -1/2। ये करना आसान है इस तरीके से, उस दूसरे तरीके से थोड़ा टफ है, इस तरीके से आसान है। अब आप इसको आराम से कर सकते हो।
बताओ क्या आंसर आएगा। अंडर रूट है ना, शुरू में जाता जो पावर में होता है, तो यहाँ पे 1/2 और माइनस हो जाएगा, यानी -1/2, क्योंकि 1 माइनस करोगे ना तो 2 - 1 -1 प्लस, सिमिलर है, शुरू में आएगा तो -1/2 और x और ये सेम पावर तो 3/2, कुछ इस तरीके से आ गया, दोनों माइनस हो गए। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/2 √3 करके लिख सकते हो, माइनस 1/2 अंडर रूट, सॉरी 2x भी है ना साथ में, और -1/, तो 2x और x, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये आपके पास जब x की वैल्यू 1 डालोगे ना, तो 1 का तो 1 ही आता है, एक्स की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो 1/2 -1/2 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास यहाँ पे, 0 बनेगी। सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो आंसर दे रहा है, वेरी गुड पूजा जी, 0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा, एक डाटा दिया गया है, इसकी मीन डेविएशन जो है हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है आपके पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, है ना, ये हमारे पास जो इसके फॉर्मूला होता है। तो ये जो आपके पास है 3 10 10 10 7, इसको पहले आप एक प्रॉपर ऑर्डर में राइट करोगे, ये नॉर्मली ऑर्डर में नहीं लिखना, तो इसका मीन निकाल लो, है ना। एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स बार इज इक्वल टू टोटल जो सम बनेगा ना इसका, जैसे 10 + 5 15 हो गया, 19 है, 10 20 30, और कौन कौन है इसमें, 40 50 49 के आसपास आया, 49, टोटल नंबर 7 है, तो मीन तो इसका 7 आ गया। अब कितनी डेविएशंस आ रही हैं, तो जैसे हर वैल्यू के जो 7 जितनी भी वैल्यूज हैं उनको 7 से माइनस करेंगे, वो एक्स आई की वैल्यू को आपके पास रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर देगा, जो इसकी वैल्यू है, क्योंकि एक्स आई तो ये है जैसे 3, ठीक है, तो ये हो गया जैसे 3 - 7 अपॉन में, तो बार बार लिखने से अच्छा है पहले ऊपर वालों को निकाल लेते हैं, टोटल उनका सम फिर हम आपके पास करेंगे। ठीक है, सो जैसे x - 3 करोगे तो यहाँ पे, और मॉडुलस है तो पॉजिटिव ही आता है, तो 4 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे सभी वैल्यूज हमारे पास जो है वो आ जाएंगी, तो उसमें टोटल जो आपके पास सम बनता है वो बनता है 18। ठीक है, तो 18 अपॉन, और 7 तो आपको पता है टोटल नंबर है, तो यहाँ से जब कट करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू बनेगी, और यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग वाला सिर्फ एक ही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी, सुशील जी का एकदम सही आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, आसान टर्म है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 से 10 तक जाते हैं आपके पास, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट 10 एन एन नेचुरल नंबर, यानी सिग्मा इज इक्वल टू n² - 1/12, कुछ इस तरीके से हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर, अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज भी करेंगे। क्लियर, एन की वैल्यू n² यानी 10 का स्क्वायर, तो 100 होगा, 100 - 1, इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे ना, ये आएगा √33/2। अब √33 का तो आंसर है नहीं, तो अप्रोक्सीमेशन में हम इसके अराउंड लेके चलते हैं आपके पास, क्योंकि देखो 5 से ज्यादा ही होगा, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो 2.5 से ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में 297 भी है, 287 भी है, तो हमें पता है √5 तो 25 हो जाता है, और √25 और 36 जो वो 6 हो जाता है, तो इसके बीच वाली वैल्यूज है कोई आपके पास है, यानी 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इसमें 2.87 एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 6.6 गर्ल सिट इन अ रो इन एट अ रैंडम, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर आपके पास 6 लड़के और 6 लड़कियां हैं एक रो के अंदर, टोटल 12 हैं, प्रोबेबिलिटी की सारी लड़कियां इकट्ठा बैठे एक जगह के ऊपर बैठे, अगर हम देखें तो अगर आप उनको रैंडमली सेट कर दो किसी को भी, है ना, जैसे मान लो अब मेरे पास तो 12 सीट्स होंगी पूरी, तो जो मैं फर्स्ट सीट के ऊपर उनको सेट करूंगा, तो फर्स्ट के लिए मेरे पास 12 ऑप्शन है, अगले के लिए 11 ऑप्शन है, अगले के लिए 10, इसी तरीके से, यानी 12 फैक्टोरियल मेरे पास टोटल ऑप्शंस हैं। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटीज हैं कि मेरे पास इतना हो सकता है। अब क्या बोलता है कि गर्ल्स को इकट्ठा ही रखना है,
है ना, एक जगह के ऊपर ही उसको प्लेस करना है। तो जब एक जगह के ऊपर आ जाएंगे तो मैं मान सकता हूं कि मेरे पास सिर्फ 7 ही प्लेस है ना, इस तरीके से 2 3 4 5 6 कि मेरे पास कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 प्लेसेस हैं। तो यानी अगर सारी की सारी गर्ल्स यहाँ पे आ जाएंगी तो वो सारी जगह यहीं घेर लेगी, बाकी जितने भी होंगे यहाँ पे सिर्फ बॉयज होंगे। फिर वो नेक्स्ट आ सकती है ना, नेक्स्ट 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 करके। इस तरीके से मेरे पास जो टोटल पॉसिबिलिटी बनती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल 7 पॉसिबिलिटीज है उनको वहां पे फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल एक ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है मेरे पास, वो मेरे पास आता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, 7, यानी जो गर्ल्स इकट्ठी बैठ सकती है, ठीक है, इनटू टोटल कितनी गर्ल्स हैं आपके पास, 6 हैं, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि 6 है 7 है तो 7 तक 12 ओपन हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1/30 132। ओके, देखो क्वेश्चंस जितने भी होते हैं ना, सब में अलग पैटर्न होता है करने का, अलग टाइप का पैटर्न। और इस पेपर में सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस और बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछा गया है, हमें पता है रिलेशन क्या होता है, 2 raised to power m इंटू एन होता है। इसमें पेपर में ना ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट हैं आपके पास, ऐसा हर बार नहीं देखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि नहीं देखा जाए, आ भी सकते हैं। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है आपका, 2 raised to power 4। ठीक है, क्योंकि जितने ही पॉसिबल है। नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने किया भी था पीछे, अगर आपको याद होगा तो। साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, आपको पता है इनकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है ना, इसके बीच में ही लाई कर सकती है। तो पाई, पाई -पाई/2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये सिर्फ पाई/2 तक ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये तो आसान है, जोड़ना ही है जस्ट आपको। ठीक है, जैसे ए प्लस, तो आपको पता है सिमिलर वाले ही सिमिलर में जुड़ते हैं, तो 4 + 2 6, सभी में 6 है, -1 3, आपके पास प्लस कर रहे हैं ना इसको, -1 3, उल्टा कर दिया। हम्म, ए प्लस भी तो डायरेक्ट ही तो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाते हैं इसमें सारे, है ना। 2 - 1 3 एंड 5, इसको जोड़ देंगे हम इसमें, 4 3 एंड 1 - 2, हाँ ठीक तो है। 2 4 6 हो गया, माइनस से 2 जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, 3 से 1 जाए, 1 पॉजिटिव का है ना, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे आपके पास 3 आ गया, है ना। 6 2 4 3, कौन है यहाँ पे 6 2 4 3, 6 2, अच्छा ये, हाँ ए ऑप्शन है, ठीक है एकदम, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपके पास, अभी डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में है, तो डायरेक्ट तो ओपन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू 6 शो कर रहा है, दूसरी जगह भी x की वैल्यू 6 जो है वो शो कर रहा है। तो देखा जाए तो हम तो सीधा 6 6 कर देंगे कि इसकी वैल्यू 6 6 है। ठीक है, इसको प्रॉपर्ली ओपन करके हम चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई है सिंपल। वैसे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है हमें करने की, इसको आप ओपन कर सकते हो। ये कैसे आएगा, जैसे x × x, x² और 16 दूने 18 दूने 36, और माइनस होता है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से तो x की वैल्यू आएगी +/6 आ गई। सिमिलरली दूसरे से भी चेक कर सकते हैं, तो दूसरे में तो है ही कुछ नहीं, ये तो 0 कर देगा सीधा ही, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया +/6। एक्चुअली सभी वैल्यू सेम ही दी है देखो, है ना, सभी वैल्यू सेम ही दी है, तभी दी है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। नेक्स्ट, y = x⁻x, आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है। अब पावर देखो तो ये लॉग को केस को फॉलो करता है ना, x⁻x जो है वो लॉग के केस को आपके पास फॉलो करेगा। तो x⁻x इज इक्वल टू u(x⁻u)x, कुछ इस तरीके से रिलेशन आपके पास होता है, उसको ही हमारे पास फॉलो करता है ना। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व आप लॉग फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो लॉग के साथ 1/y करके आता है, ठीक है, तो कुछ ऐसे आ जाएगा आपके पास 1/y dy/dx इज इक्वल टू d/dx x
log ऑफ x। तो टू फंक्शंस आपके पास हो जाते हैं, वन बाय वन करके हम करते हैं, जैसे फर्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट सेकंड, ठीक है, फिर सेकंड एंड फर्स्ट फंक्शंस। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनती है वो बनती है 1 प्लस लॉग ऑफ x करके, ठीक है। और x इज टू पावर x जो है वो बाहर रह जाता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। करेंगे इनके क्वेश्चंस भी, आज थोड़ा सा पेपर को स्टडी कर लेते हैं, तो इसलिए हम इनको कवर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 10x। फर्स्ट डेरिवेटिव तो पता है क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है ना। जब फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स को दोबारा से करना है तो क्या होगा, ये बनेगा 2 सीकेंट एक्स, और जो सीकेंट एक्स है अंदर उसका फिर से होगा आपके पास दोबारा से, और सीकेंट एक्स का हो जाएगा आपके पास सीकेंट एक्स टेन ऑफ एक्स, ठीक है। और आपको पता है 2 सीकेंट एक्स तो बाहर है हमारे पास अभी भी, अंदर सीकेंट एक्स टेन एक्स तो एक और आ गया, ठीक है। सो यहां पे हमारे पास ये बन जाता है 2 सीकेंट स्क्वेयर एक्स टेन ऑफ एक्स। वेरी गुड, सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन ऑफ एक्स, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपके पास 94। यहां पे आपको फाइंड करनी है इसकी मिनिमम वैल्यू। फंक्शन दिया गया है तो डी वाई अपॉन डी एक्स करके इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 4 of x -4, ये फर्स्ट टाइम में बन गया। x की वैल्यू यहां से अगर निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। सेकेंडली अगेन इसकी डिफरेंशिएशन करोगे 4x - 1 की, तो आपके पास 4 ही आएगा सिंपल, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू 4। दो वैल्यूज बन गई, तो 4 ज्यादा है देखने में, 1 कम है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, 4 हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो 1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो 1 क्या होगा आपके पास इसका यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर, यस, एकदम राइट आंसर। सभी का सी आ रहा है मोस्टली। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। कर्व दी गई है x इक्वल टू वाई का स्क्वेयर। तो आप स्लोप निकालोगे और स्लोप को कंपेयर करोगे कि क्या वो इक्वल आती है कि नहीं आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी फॉर्म में आपके पास है। वेरी गुड, आंसर आप ठीक बता रहे हो इसका, है ना, 3√28, ठीक है। किस तरीके से देखो करोगे, आपके पास स्लोप निकालनी है पहले, जैसे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, और एक निकालनी है y, तो आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे स्लोप देखा जाए तो 1 आ रही है, 1 आपके पास आ गए। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे तो y इज इक्वल टू, सॉरी वाई सिंपल ही है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे में लिख सकता हूं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर वे में आ जाएगा। इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस विल बी इक्वल 2 ऑफ एक्स, और x की वैल्यू यहां से 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो दो बन गए, एक m की वैल्यू 1 बन गई और एक ये बन गई, ठीक है। अब इन्हीं को पुट करके फॉर्मूला होता है हमारे पास d इज इक्वल टू ए एक्स नॉट प्लस वी ऑफ वाई नॉट प्लस सी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। थोड़ा सा लेंथी है, इसमें पूरी वैल्यूज डालोगे फिर उनको वेरीफाई करोगे, ओके। तो डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं, आप इसकी कैलकुलेशन को कंप्लीट कीजिएगा। तो ये होता है b इज इक्वल टू 3√2/8। नेक्स्ट आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अभी हमने मिनिमम निकाल के देखी थी। x ई एक्सपोनेंशियल पावर है, एज इट इज रहती है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, x इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो सिमिलर चीजें आपके पास तो बनेगा ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और जो आपके पास ऊपर है उसका -1, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। एक ये बन गया। फर्दर हम इसको अगेन करेंगे सेकेंड टाइम, दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स रेस टू एक्स इंटू माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, तो बनेगा ई रेस टू पावर आई माइनस एक्स 1 माइनस एक्स करके, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहां से हमारे पास आएगी 1, ठीक है। कितनी आएगी यहाँ पे हमारे पास 1। अब इसी को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, जैसे x की वैल्यू 1 डाल के, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 1 डालोगे ना तो हमारे पास आएगा 1/6, ठीक है।
फर्दर चेक करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई ई, सॉरी नॉट 6, दैट इज ई। तो इसका जो आपके पास पूछ रहा था मैक्सिमम वैल्यू, तो पॉजिटिव में आएगी, तो 1 बाई ई करके इसकी वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे आएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो अब इंटीग्रेशन दी गई है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आसान आए थे पेपर में, है ना। जैसे ये है, तो पता तो एक्स की एक्स स्क्वेयर बाई टू हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर बाई टू। वन है तो डी एक्स अपॉन एक्स करे, सॉरी एक्स के साथ करेंगे तो एक्स आपके पास और प्लस, और 5 to 0, तो 0 की लिमिट है, कोई आएगा ही नहीं उससे सॉल्यूशन, 0 0 रहेगा आपके पास, तो सिर्फ 5 की पुट करते हैं, तो 5 का स्क्वायर बाई टू प्लस 5, बाकी माइनस तो 0 हो जाएगा फिर, तो इसी को सॉल्व करना है, दिस विल बी इक्वल टू 35/2। ठीक है, ये तो आसान टर्म्स थी। सिमिलर नेक्स्ट भी सेम ही क्वेश्चन है आपके पास। पाई/2 वैल्यू ऑलरेडी दे दी है, पाई/2 है 90, तो आप जो भी वैल्यूज पुट करोगे बाद में वो अपने आप ही उसके आंसर को आपके पास ले आएगा, है ना। जो भी वैल्यू पुट करोगे ना उसका आंसर अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। करो जरा पुट, क्या आंसर आ रहा है। साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है रेज टू पावर टू, यानी स्क्वेयर है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनता है 1 प्लस साइन ऑफ 2x, और नीचे भी तो सेम ही है ना। हमें पता है कि अगर हमारे पास ऐसे हो a अपॉन अंडर रूट ए, तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए। तो इस पूरी इक्वेशन को, इस अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो 1 प्लस साइन 2x के ही बराबर आएगा। अब हमें सिंपल क्या करना है, पाई/2 को 1 प्लस साइन 2x के साथ जो है वो इंटीग्रेट कर देना है, और वैल्यू पुट करके आ जाएगा। ठीक है, 1 तो कांस्टेंट टर्म होती है, साइन 2x है आपके पास, तो ये बनेगा माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, 0 to पाई/2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा इसका 2। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका आपके पास, 2 जो है इसका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 99 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक, तो ये तो आपको पता है, अगर एरिया पूछ रहा है तो ये आपके पास सर्कल की ही इक्वेशन होगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर है, आर रेडियस होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 9, तो आर की वैल्यू 3 हो गई। एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, यानी आर 3 है ना, तो 9 हो जाएगा, तो 9 ऑफ पाई। आर स्क्वायर दिया है गया डायरेक्ट, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इसमें अवेलेबल था। वेरी गुड, सबका सही है। नेक्स्ट बताओ, इफ एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। जो लंबी कैलकुलेशन है वो ज्यादा मैं यहां पे नहीं करवाऊंगा, ठीक है, तो ज्यादा वो हम यहां नहीं करवाएंगे। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है आपके पास, ठीक है। ट्राई करना, एक बार इसको नहीं लगेगा पता तो बोल देना, अदरवाइज जब हम इन चैप्टर्स के पास पहुंचेंगे ना तब इसको करेंगे। और नेक्स्ट तो आसानी है आपके पास, है ना। आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ 2b, यानी a और b का दिया गया है, a क्रॉस b भी दिया गया है, आपको एक डॉट b निकालना है। तो हमें फॉर्मूले पता होते हैं कि अगर a क्रॉस b करते हो तो वो वेक्टर साइन नहीं लगा रहा मैं, ठीक है, साइन ऑफ थीटा होता है, और a डॉट b जो है अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस ऑफ थीटा होता है। तो ये भी वैल्यू गिवन है, ये भी वैल्यू गिवन है, साइन ऑफ थीटा की निकल जाएगी, ठीक है, और a डॉट बी की निकल जाएगी अगर आप यहां पे डालोगे तो, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा करके आएगा ना, थीटा है नहीं हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाद में आपके पास, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहीं से जो रिजल्ट है इसका वो हमारे पास यहाँ पे आता है। क्लियर, तो इसका हमारे पास आता है +-6 करके, क्या आएगा यहाँ पे, +-6 करके। इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे डालना है, जैसे हम साइन के केस में डालेंगे ना, तो हमारे पास बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, एक वैल्यू ये बन जाएगी। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में इसको डालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू ये है, तो ये बन जाएगा 4/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये,
क्लियर, 9/25, और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर द रूट करके आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू तो आ गई है ना, और सेकंड में इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं फिर आपके पास, क्योंकि फर्स्टली हमने इससे निकाला और सेकंड में इसके अंदर हमने पुट कर दिया। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। प्लेन का डिस्टेंस दिया गया है फ्रॉम द ओरिजिन इज। अब ये प्लेन वाले क्वेश्चन है, अगेन जो फॉर्मूला हमने अभी आपको लिखवाया था सेम उसी तरीके से है, ठीक है। यानी डी इज इक्वल टू ए एक्स नॉट प्लस बी ऑफ वाई नॉट प्लस सी ऑफ जेड प्लस डिस्टेंस इन प्लेन अपॉन में सभी का, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल अंडर द रूट, यानी नीचे वाले का सिर्फ। इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और इसी के अंदर फॉर्मूला डाल के वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि प्लेन का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 जो है इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट तो आप आसानी से बता दोगे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास दिया गया है 0, आपसे पास पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी अगर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, ठीक है। तो ए की तो हमें दी गई है कि 1/2 होती है, ठीक है। आगे में 0 है, तो कोई इंटरसेक्शन होगा उसके अंदर, नहीं होगा। जब इंटरसेक्शन ही नहीं है उसके अंदर तो आप उसमें निकालोगे क्या, है ना। तो वो डिफाइन नहीं हो सकता आपके पास, वो आपके पास क्या आएगा, नॉट डिफाइन, यानी आप उसको जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। वेरी गुड, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट भी प्रोबेबिलिटी से ही रिगार्डिंग है आपके पास। बताइए, अ प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ, जो ए है 4/5 है जो आपके पास सही बोलते हैं, वाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/4, ठीक है। बी के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी जो है, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि ट्रूथ बोल रहे हैं उनकी है 4/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि ट्रूथ बोल रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। The probability that they contradict each other when asked to speak on a fact, जब एक दूसरे के साथ बात करेंगे ना तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सही है कि झूठ है ना। भरोसा थोड़ी होगा एक दूसरे पे, क्योंकि उनके पास झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी भी तो है। अगर देखा जाए जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉल्स निकालूं तो क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस, क्योंकि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी तो इतनी बराबर होती है, ठीक है। तो 1/4 ऐसे निकल जाएगा, ऐसे 4/3 है, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हो। तो पहले चलो ट्रूथ, तो बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रही है। अब हम इनका रिलेशन सेटल डाउन करते हैं आपस में, जैसे पी कि जो ए के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है एंड जो बी है उसकी फॉल्स बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है आपके पास, है ना। फिर सेकंड में अगर ए फॉल्स बोल रहा है एंड बी जो है आपके पास ट्रूथ बोल रहा है, उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी आपके पास रहती है। क्लियर, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे जैसे एक रिलेशन हमारे पास प्रॉपरली बन के आता है, इनके आपस में रिलेशंस, तो जैसे ये आएगा 1/5 प्लस 3/20 करके। कॉन्ट्रोडिक्शन है, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे देखने में आसान लगते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके पास रहते हैं, ठीक है। यस, एकदम सही है आपका 7/20, ओके, ठीक है। नेक्स्ट तो आसान क्वेश्चन है आपके पास, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जर्नल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर की है तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। आसान टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप एक चीज नोट करोगे, अभी तो चलो हमारे पास सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, है ना। ठीक है, तकरीबन कितने 40 क्वेश्चंस थे, अगर आप टाइम नोट करोगे तो तकरीबन 50 मिनट लगे हैं। जब हमारे पास इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है, अभी तो सॉल्यूशन है ना, हमने नॉर्मली किया, मोस्टली जल्दी जल्दी करके ही बताया। अगर स्पीड पकड़नी होगी क्वेश्चंस में, है ना, तो बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होती है। ये तो अच्छी चीज है कि इसमें तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, क्योंकि चलो हम बोल रहे हैं तो वो तो आप जल्दी कर देते। तो प्रोबेबिलिटी रहती है थोड़ा कि मैथ्स जो आपका टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन अगर आप जैसे ज्यादा प्रैक्टिस कर लो ना तो फिर मैथ्स इतना ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करेगा, टाइम बच जाता है आपके पास काफी ज्यादा, ठीक है। चलो, थोड़ा सा फिजिक्स वाला सेशन देखते हैं। 20 क्वेश्चन है, 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 20 क्वेश्च
टाइम बचेगा हमारे पास, बहुत टाइम है वैसे तो, आराम से हो जाएंगे सारे। ठीक है, इसको थोड़ा आराम से ही करेंगे क्योंकि टाइम सेवर ही है आपके पास। ठीक है, ज्यादा टाइम आपके पास नहीं लेता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, गिव मी 1 मिनट, आप आंसर दे सकते हो तब तक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस यानी कूलम फोर्सेस, और वो कैसी होती है आपके पास, आपको पता है, अट्रैक्टिव भी होती है और एज वेल एज रिपल्सिव भी होती है नेचर के अंदर। आसान क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है 11 का, पता है आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का रिलेशन क्या होता है? वैल्यू जीरो, ऐसे लिख देते हैं ना, n/10 ऑफ x, कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है ना। यानी जो 10⁻x है, x ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, 5 या 5 से कम वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो 11 को अगर 1.1 इंटू 10⁻1 करके लिख दो तो चल पड़ेगा। और ये जो यहाँ पे 1 है, यही क्या है इसका आपके पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। ये तो आसान क्वेश्चन है ना, यानी आपका समय डायरेक्टली बचा देंगे। नेक्स्ट देखो, अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट h। ठीक है, एक बॉल है आपके पास, तो एक हाइट से जो आपके पास ड्रॉप हो रही है। नाउ आपके पास यहाँ पे पूछ रहा है वेलोसिटी अटेन बाय बॉल जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ये क्वेश्चन आसान वाला है आपके पास, है ना, टफ वाला क्वेश्चन नहीं है ये। क्यों? क्योंकि आपको पता है v² - u² इज इक्वल टू 2gh होता है। जब वेलोसिटी ड्रॉप की गई है तो u की वैल्यू तो जीरो है, तो v इज इक्वल टू √2gh। क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ यही नहीं, ये फॉर्मूला पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर पता नहीं कितनी बार आपके पास यूज हो जाता है ना, बहुत बार यूज हो जाता है। अगर इस पेपर को हम नेक्स्ट पेपर के साथ कंपेयर करेंगे जो 2021 में आया था, तो उसके कंपैरिजन में बहुत आसान पेपर है। ठीक है, जो आपके पास आया था। नेक्स्ट है आपके पास, अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मेक एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, चार है, जैसे मान लो कोई फोर्स लगी हुई है, तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। फोर्स आपको तो गिवन है 4N, हमें फॉर्मूला पता होता है, दैट इज F(y) इज इक्वल टू F साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं वैल्यू। साइन 30 डिग्री है 1/2, तो यहाँ पे 30 ऑलरेडी दिया गया है 1/2। ऐसे ही है ना ये, 4 न्यूटन। हाँ, इसी तरीके से है। 30 क्यों लिखा मैंने, 4 है, सॉरी 4। यहाँ से काट देंगे इसको, तो 2 न्यूटन। तो ये भी आपने देखा होगा जब हॉरिजॉन्टल मोशंस आप पढ़ते हो, है ना, वहां पे आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ वेक्टर। अब काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, वर्क आपके पास स्केलर है, पावर आपके पास स्केलर है, तो बच गई सिर्फ एंगुलर मोमेंटम। यानी जितनी भी चीजें सर्कल के अंदर आ रही है, कोई ना कोई डायरेक्शन वो शो करती ही करती है, तो यानी उनका कोई ना कोई वैल्यू आपके पास आएगी ही आएगी। ठीक है, तो वो आप सिंपल यहां से बता सकते हो। क्लियर? वर्क ऑफ रॉकेट, मैंने क्या बोला था आपको, अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे तो वो आएंगे टैट के बेसिस के। ठीक है, जो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हो ना, चाहे फिजिक्स में हो गए, केमिस्ट्री में हो गए, मैथमेटिक्स में हो गए, वो आपको जर्नली कहाँ से आते हैं आपके पास, टैट वाले आते हैं। यानी अगर आपने टैट पढ़ा हुआ है, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, तो वो कवर कर जाएगा आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आसान टर्म है, पता नहीं कितनी बार टैट में आपके पास पूछ ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब सर्कल में कांस्टेंट स्पीड ही होती है, और एक्सलेशन हमारे पास होती है v²/r, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है हमारे पास। v हमारे पास होता है ओमेगा आर। ठीक है, निकालते हुए आप इसको, या आर ओमेगा करके लिख सकते हो। इसमें पुट करते हैं तो ए की वैल्यू बनती है ओमेगा², नीचे आपके पास आर है, तो मैं एक सिंगल आर की फॉर्म में ही इसको रहने देता हूं। ठीक है, तो ये बन गया r⍵²। कोई बहुत बड़ा तो था नहीं आपके पास, है ना, आसान वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि ज्यादा समय वाले क्वेश्चन है नहीं ये, अ मैन पुल अ बकेट
आउट ऑफ ए वेल बाय मीन ऑफ रोप। एक आदमी है, रस्सी से एक बकेट को खींच रहा है। वर्क डन बाय द मैन इज, एक व्यक्ति कुएं से रस्सी की सहायता से एक डोल को खींच रहा है। आदमी ऊपर को खींच रहा है, फोर्स भी ऊपर को लगा रहा है, तो सेम डायरेक्शन है, तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव आएगी, यानी वर्क डन पॉजिटिव होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वर्क डन से रिगार्डिंग। ठीक है, वेरी गुड, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया से पूछ रहा है ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सीधा सा दिमाग चला जाना चाहिए कि जब सॉलिड स्फीयर की बात आती है तो 2/5 m r² इसका मोमेंटम होता है सॉलिड स्फीयर का, जिसका मास 5 kg है और रेडियस जो 1 मीटर है। तो जब मास दिया गया है आपके पास 5 kg, रेडियस दिया गया है तो 5 2 10/5, कुछ इस तरीके से। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना, है ना, ये तो डायरेक्ट वाली टर्म दे दी भाई इन्होंने। तो इतना तो डायरेक्ट नहीं देना था ना, तो वही बात होगी, इतना सच नहीं बोलना था, इतना डायरेक्ट तो नहीं देना था। ठीक है, तो यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है एंगल पूछ रहा है बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये टैट वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, देखा जाए तो। अगर आपके पास ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के प्लेन के साथ आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आया है, तो कितना का एंगल होता है बताओ। सिमिलर है, यही प्लेन है, दूसरा भी यही प्लेन है। इक्वेटोरियल प्लेन तो यही है इक्वेटर्स के साथ, ठीक है। और जियो प्लेन, जियो सैटेलाइट भी इसी डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है। इक्वेटर ये हो गए ये वाले, और वो भी इसी में घूमता है, तो 0 डिग्री का होता है ना, 0 डिग्री का आपके पास होता है। बल्क मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी वो इनफाइनाइट होता है, बताने की जरूरत ही नहीं है ना, क्या होता है आपके पास, इनफाइनाइट होता है। एकदम आसान क्वेश्चन है। अब है नेक्स्ट वाला आपके पास, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 रेन ड्रॉप्स है, रेडियस है 0.5 mm है, मिलीमीटर, और नेक्स्ट है आपके पास 0.0 mm है। ठीक है, फॉल कर रहे एक मेटालिक प्लेट के ऊपर। आपको उनकी जो रेशियो है वेलोसिटी की, ड्रॉप की, वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके पास ये वाला भी। आपको पता है कि जो आपके पास इसकी वैल्यू है, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है r² के। ठीक है, तो v1 r1 अपॉन v2 r2 ऐसे लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रेडियस 1 है 0.5 mm है आपके पास, ठीक है, लिख देता हूं 0.5 अपॉन, नीचे आपके पास 1 है, 1 के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपके पास, v1/v2, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया, और 1.0, तो ऊपर बन जाएगा 25 जब स्क्वायर आप करोगे, और नीचे तो 1 ही रहेगा, तो ये बन गया 1/4। ठीक है, 1/4। तो सी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। कुछ था इसमें, नहीं था। अगला तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिक्विड एंड गैस आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो आपके पास कन्वेंशन, ठीक है, कंडक्शन सॉलिड में होती है, रेडिएशन तो सभी को कर देती है गर्म। क्लियर, आसान टर्म है एकदम। अब थोड़ा सा आगे यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले, लेकिन इसके न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे ना तो इतने टफ नहीं है, आसान वाले न्यूमेरिकल आपके पास है। ठीक है, स्फीयर ऑफ ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी है, आपको पता है ब्लैक बॉडी जितनी भी रेडिएशन आती है, यानी परफेक्ट एमीटर भी होता है, परफेक्ट ऑब्जर्वर भी होता है, जिसका रेडियस है 12, रेडिएट कर रहा है 450 वॉट पावर एट 500 केल्विन। इफ द रेडियस वर हाफ, आधा हो गया, टेम्परेचर डबल हो जाता है, तो आपको निकालनी है कि उसकी पावर जो है वो कितनी आपके पास हो जाएगी, है ना। हमें पता है कि जो एमिशंस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सिग्मा रेज टू पावर 4 के। ठीक है, इतना हमें पता है, यानी जब हम इसको कैलकुलेट करें तो ऐसे आता है E इज इक्वल टू सिग्मा एरिया टी रेज टू पावर 4, दैट इज स्टीफन लॉ जो आपके पास है। ठीक है, स्टीफन लॉ, बहुत सी वैल्यू हमारे पास फिक्स है। यहाँ पे बेसिकली रेडियस है 12 सेंटीमीटर, एंड 450 वॉट पावर भी दी गई है। ठीक है, तो पावर को भी इसी रिलेशंस के साथ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि एरिया होता है πr²। ठीक है, तो यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² टी रेज टू पावर 4, कुछ इस तरीके से एक डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन होता है ज्यादा, तो हम रिलेशंस को इसी तरीके से लिखते हैं। तो ये P1 हो गया, P2 भी डालूंगा तो वो कैसे आएगा, इसको R1 T1 मान लेता हूं,
तो ये R2 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। पूरा क्यों लिखना है, आप डायरेक्टली जब इसको कर सकते हैं तो। ठीक है, आपको पावर 2 पूछ रहा है तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं इसको पूरा। ठीक है, जो मेरे पास दिया गया है, तो मेरे पास आएगा P2 पाई B1 इज इक्वल टू 4। जो वैल्यूज दिए ना वो यहाँ पे डाल देंगे, जैसे डबल हो गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप। तो P2 कितना आ जाएगा, तो P1 की वैल्यू तो गिवन है आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 450। ठीक है, तो काफी ज्यादा होगी, 12 13 1400, सॉरी 1850 है ना ये, है ना, 16, हाँ 1800। वो 1800 के आसपास जो इसकी पावर हो जाएगी। काफी इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटॉमिक गैस, मोनो का मतलब है सिंगल गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एफ इज इक्वल टू, यानी कोऑर्डिनेट्स बताता है कोई भी गैस है आपके पास जब वो एटमोस्फेयर में घूम रही है। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 कुछ ऐसे होता है ना, या 3 k-n आई थिंक ऐसे होता है, देख लेना इसको ना, आई थिंक 3 k-n या कुछ इस तरीके से आपके पास आता है। तो जैसे के कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, तो मोनो के लिए किसी कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 0, तो 3 × 1 हो जाता है आपके पास। ठीक है, फिर तो 3 होगा इसका आंसर, ये तो आसान है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास स्प्रिंग से रिगार्डिंग है। अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 2 सेंटीमीटर, एक लंबा स्प्रिंग है, उसको स्ट्रेच किया जा रहा है 2 सेंटीमीटर, एंड पोटेंशियल एनर्जी यू है। अगर उसी स्प्रिंग को आप 10 सेंटीमीटर और ज्यादा स्ट्रेच करोगे, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है आपके पास। ठीक है, अगर इसको मैं रिलेशन बनाऊं, तो अगर आप देखोगे तो के जो होता है वो कांस्टेंट है दोनों के केस में, के की वैल्यू कांस्टेंट है दोनों के केस में, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स स्क्वायर 1 के, एंड पोटेंशियल एनर्जी 2 जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी x2 के स्क्वायर के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो मुझे पता है वैल्यूज दी गई है, 10 सेंटीमीटर है आपके पास, वैल्यूज है सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, ये तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। मुझे 2 निकालना है, यू इसकी वैल्यू यू है, इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 जो है वो मेरे पास 2 का स्क्वायर है अपॉन, और x2 जो है वो 10 है मेरे पास, 10 का स्क्वायर, जो 100, और नीचे 4, 1/25 आएगा। P2 पर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा आपके पास, तो PE2 आपके पास बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 25 टाइम ऑफ U। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है आपके पास। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आपने दिया है। नेक्स्ट है आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाई चेंज इन, ये भी टैट का क्वेश्चन है। टैट में आपके पास पता नहीं कितनी बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड किसके साथ इफेक्ट होती है, टेम्परेचर के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटेंस इन फेराड ऑफ स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर के आपके पास जिसका रेडियस दिया गया है, तो ये आपके पास जस्ट एक स्फीयर वाला क्वेश्चन है ना, एक अर्थ है, अर्थ का कुछ इस तरीके से है, रेडियस भी दिया गया आपके पास 1 मीटर। तो डालो क्या फॉर्मूला होता है इसका आपके पास, सी के साथ आता है ना, सी इज इक्वल टू 4 पाई समथिंग करके वैल्यू आपके पास आएगी, 1/4 पाई, तो पाई ऊपर चला जाता है, दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसकी वैल्यू तो 9 इंटू दिस वैल्यू होती है, एप्सिलॉन के आप डाल भी सकते हो चाहो तो। ठीक है, इनवर्स में आ जाता है, 1/9 इंटू 10⁻⁹ और 1 मीटर है आपके पास, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेंगे, ये ऊपर मूव कर जाता है आपके पास, तो 10 तो ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये तो 10⁻⁻⁹ बन जाएगा। 1/9 को कैंसिल करोगे तो कुछ ऐसे कटेगा आपके पास है। ठीक है, तो 0.1 करके आएगा, तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है 0.1 है, ए वाला ऑप्शन है ना, क्योंकि जब मैं इसको 1 करके लिखूंगा तो 10⁻⁻10 कर देगा ये, तो थोड़ा सा मैं इस चीज को भी यहां से समझ सकता हूं। इट इज पॉसिबल टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी एट, क्या बोलता है कि क्या ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट, तो ऑप्शन जैसे दिए गए हैं, जीरो पोटेंशियल हो सकता है, नेगेटिव पोटेंशियल हो सकता है, पॉजिटिव पोटेंशियल हो सकता है, या ऑल ऑफ दीज हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं आपके पास।
जीरो पोटेंशियल हो सकता है, नेगेटिव पोटेंशियल्स हो सकते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल्स आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। और ये जो अगले वाला क्वेश्चन है ना, ये करंटली टैट में भी आपके पास आया था। ओम लॉ से आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी। एक्चुअली चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है आपके पास, ये देखा जाए तो। ठीक है, ये आपके पास अभी करंटली एग्जाम में आया था। तो जो जो वैल्यू दी गई, जैसे टेम्परेचर है, एक में 100 एक में 50 है, रेजिस्टेंस भी दी गई है, एक में 5 है एक में 6 है। तो जस्ट कंपैरिजन ही है आपके पास इसका। ठीक है, ये भी आप स्वयं करोगे, आंसर मैं बता देता हूं, डी आपके पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टैट में आपके पास आया था। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल देन इट्स कंडक्टेंस विल, कंडक्टेंस के ऊपर क्या फर्क आपके पास पड़ेगा। आपको पता है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ, यानी कुछ इस तरीके से होता है। इसका उल्टा जो आपके पास होता है वो कंडक्टेंस होती है, यानी दिस विल बी इक्वल टू, नीचे चला जाएगा, रो तो एज इट इज रहेगा, ए और एल, यानी इनवर्सली आता है। ठीक है, इनवर्सली आपके पास यहां पे आ रहा है ये। अब इनवर्सली आ रहा है तो वैल्यूज डाल के चेक करो। लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, 2L आपके पास हो रही है लेंथ, है ना, क्या हो गई आपके पास, जो लेंथ है वो यहां पे 2L हो गई। नाउ अब एक्चुअली जो वैल्यूज है ना वो थोड़ा सा हम कंपेयर भी कर सकते हैं इसकी, क्योंकि लेंथ के साथ किस तरीके से जो वैल्यू वो डिपेंड करती है। क्योंकि एरिया का भी फर्क पड़ेगा फिर, क्योंकि लेंथ में चेंज आएगा तो, क्योंकि वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। तो अगर आपने हमारे लेक्चर देखे हैं, जैसे हमने टैट में जो बच्चों को आपको भी जैसे कमीशन वाले होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया होगा उनको करवाया भी था, कि जब भी आपके पास कंडक्टिविटी दिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन इन चीजों को थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें तो आपको पता है वॉल्यूम वन ऑलवेज इक्वल टू होगा वॉल्यूम वन के। वॉल्यूम होते हैं आपके पास एरिया इंटू लेंथ एंड एरिया टू इंटू लेंथ टू, इस तरीके से आपके पास आएगा। नाउ अब यहां पे दिया गया है कि पहले जो लेंथ है वो एल है, फिर वो 2L हो गई, इस तरीके से होता है हमारे पास। यानी जो एरिया 2 है आपके पास वो कितना बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये साइड चला जाएगा A1 L1/L2, इस तरीके से बनेगा। अब L तो L ही है, L1, लेकिन जो सेकंड है वो 2 टाइम हो चुका है L1 से, यही आपके पास बोल रहा है। ठीक है, तो अगर जो एरिया है ना उसमें भी आपके पास चेंज आ रहा है, और एरिया पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, रेडियस के ऊपर, तो लेंथ 2L हो गई तो रेडियस में भी चेंज आएगा, तो A2 कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू हाफ हो जाएगा। हमारे पास एरिया आ गया। अब मैं इस सेकंड में कन्वर्ट करके देखता हूं। मैंने देखा कि जी फॉर्मूला, क्योंकि रो तो कांस्टेंट रहता है, कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, जी इज इक्वल टू A/L करके आएगा, तो दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो आप। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू, मैं दोनों डाल देता हूं नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा सारा ना। तो फर्स्ट केस हो गया, आपको G2 निकालना है, G1 आपके पास सेम एज इट इज वही है। ठीक है, G1 हमारे पास क्या होगा, दिस विल इक्वल टू 1 1 1, तो G2 A2 के साथ आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे L2 आ जाएगा, तो यहाँ पे A1 आएगा, तो यहाँ पे एरिया 1 लेंथ 1, कुछ इस तरीके से आपके पास रिलेशन बनेगा। ठीक है, इसमें पूरी वैल्यू डाल दोगे आप तो क्या बनेगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू, आप आर करके भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आर करके निकालो, उसका उल्टा कर दो, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जैसे लेंथ है तो 4 टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 टाइम, 1/4 आएगा आपके पास, क्योंकि 2 है ना आपके पास, लेंथ भी 2 टाइम हो चुकी है। ठीक है, जो A2 है वो कितना हो चुका है, A/2 हो चुका है, ये ऑलरेडी 2L1 हो चुकी है, तो ये ऊपर वाले तो कट जाएंगे, तो 2 × 2 4, तो जो G2 की वैल्यू आएगी वो आएगी G/4। ये थोड़ा सा हमें देखना है, क्योंकि हमें पता हो, थोड़ा आइडिया लगा देते हैं, जैसे डायरेक्टली देखेंगे तो हमें लगेगा जी आधी हो रही है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला तो यही बोल रहा है, लेकिन क्या एरिया चेंज करेगा उसका, करेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है लेकिन एरिया में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो कितनी हो जाती है, यहाँ पे 1/4, हाफ भी नहीं है, अनचेंज भी नहीं है, डबल भी नहीं है, क्वाड पोल है ना, चौगुनी, डिस्टेंस व्हील, उल्टा तो नहीं कर दिया कहीं।
कम होनी चाहिए वो। तो इसके अकॉर्डिंग 1/4 होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन है नहीं ये। या तो हमने कैलकुलेशन में गलत की, या हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, है ना। क्योंकि कंडक्टिविटी होता तो रिमेन अनचेंज था, तो ये ऑप्शन बाहर चला गया। बढ़ने वाली वो है नहीं, क्यों? क्योंकि ना ही वो चौगुनी होगी, ना ही इतनी, और हाफ वो हो नहीं रही है ना। तो मे भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स मिले हों, क्वेश्चंस में कुछ एरर हो। एक बार चेक कर लेंगे हम और आपको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। आप भी बता सकते हो कि सर नहीं, आपने गलत किया है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेल दिए गए हैं दो, ठीक है। एंड जिसमें उनकी वैल्यू है, जैसे 1.25 वोल्ट का है और एक है 0.75 वोल्ट का। पैरेलली उनको आपस में जोड़ा गया है। पूछता है इफेक्टिव वोल्टेज, जो उनकी इफेक्टिव वोल्टेज है वो कितनी होगी। बताओ। सम करके आता है दोनों का, है ना। E equivalent is equal to 1.25 प्लस 0.25 अपॉन 2। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। सारे ऑप्शंस में आ ही नहीं रहा है कोई भी आंसर, है ना। 1.25 के साथ हम जा सकते हैं यहाँ पे। एक बार चेक करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग तो अप्रोक्सीमेशन में यही आ रहा है, इसके आसपास, पैरेलल कनेक्शंस में ना। चलो, जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है आपके पास, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडरगो अ सर्कुलर मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वो किसके इंडिपेंडेंट आपके पास होता है। फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यानी टाइम पीरियड जो है मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके पास बी यानी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर भी आपके पास जो है वो डिपेंड कर रहा है। क्यू आपके पास चार्ज है, चार्ज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। द मोमेंट ऑफ डाई मैग्नेट एटम इज, मैग्नेटिक मोमेंट की वजह, जब डाई मैग्नेट है आपके पास, है ना, तो वो मैग्नेट मोमेंट शो नहीं करेगा। इक्वल टू 0। साइक्लोट्रॉन एक्सलेट करते हैं बेसिकली चार्ज पार्टिकल को जिनका कोई मास भी होना चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज आयंस जो होते हैं वो उनको क्या कर देते हैं, एक्सलेट आपके पास कर देते हैं। ठीक है, आसान टाइप के क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपके पास यूज होता है, ये क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में, बताओ जरा इसका क्या आंसर होगा। इसमें ना कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं एक बार क्रॉस चेक करके आपको कंफर्म करूंगा, ठीक है। ये टैट वाला क्वेश्चन, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो करंटली टैट में आते हैं, तो आप समझ सकते हो कि टैट का लेवल भी कितना हार्ड है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो बेसिकली जो सॉफ्ट आयरन होता है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर जो होती है उसका यूज हम करते हैं, ये आया था क्वेश्चन, ठीक है। एंगल ऑफ मैग्नेटिक, एंगल ऑफ डिप इन द मैग्नेटिक इक्वेटर, वहां पे 0 होती, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है। इंडक्टर, किस, तो इंडक्टर आप वर्ड मैग्नेटिक फील्ड में यूज करते हो, तो बेसिकली मैग्नेट स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेंज लॉ, लेंज लॉ किसको रिप्रेजेंट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। अगर ऐसा पेपर आपके पास आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर, अच्छा ये बताइए, इजी क्वेश्चन है आपके पास और डायरेक्ट क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर जो है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर जो है आपके पास वर्क करता है।
कन्वर्टर, इन्वर्टर, ये तो पहले ही बाहर है ना? कन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर पहले ही बाहर है। सेल्फ इंडक्टेंस होती नहीं है आपके पास इसमें। तो सीधा सी बात है कि इसका आंसर क्या है आपके पास? म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है। करंट फ्लो इन अ कंडक्टर चेंजेस 1%, तो उसकी पावर जो है उसमें क्या फर्क आपके पास पड़ेगा? तो P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर होता है आपके पास। अगर करंट है, ठीक है, 1% चेंज कर रहा है करंट फ्लोइंग इन द, तो आई चेंज कर रहा है 1%, तो आप देख रहे हो पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है आई स्क्वेयर के। ठीक है, आर तो कांस्टेंट है ना, आर तो कांस्टेंट है, तो आप इसको सिंपली यहां पे कर सकते हो। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा अराउंड 2%, आप डाल के चेक कर लेना। ठीक है, 2% का इफेक्ट पड़ेगा। 31 का बी बोल रहे हैं, एकदम सही आंसर है। थर्मोपाइल इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकपल कनेक्टिंग। जो थर्मल पाइल्स होते हैं आपके पास, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करती है? डिवाइड कर, थर्मो यानी एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको जो बेसिकली सीरीज कनेक्शन में होता है आपके पास है। ठीक है, तो सीरीज के अंदर होता है आपके पास। रेड लाइट डिफर फ्रॉम ब्लू लाइट, तो रेड लाइट जो है ब्लू लाइट से कैसे अलग है? सभी को पता है कि स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ऑलमोस्ट आपके पास वो सेम ही रहने वाली है। ज्यादातर हम इनको जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज बनाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड जो आपके पास लाइट है, यानी उनके बेस लैम्डा के ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हैंग हो गया थोड़ा सा, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? फ्रिक्वेंसी होगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी होगा। पोलराइज लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जब हम अपने लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल वेव हमने पढ़ी थी, तो वहां पे हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है और ट्रांसवर्सल वेव किस तरह से होती है, तो पोलराइज्ड हो जाती है आपके पास, टूट जाती है। ठीक है, यानी वो स्कैटर हो जाती है, स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग हो जाती है उसकी। है ना? स्कैटरिंग होगा इसका, पोलराइज लाइट डिस्पर्शन तो होगा नहीं, इंटरफेरेंस भी नहीं है। हाँ, पोलर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्कैटरिंग से बन जाती है आपके पास लाइट पोलराइज्ड। है ना? नेक्स्ट है हमारे पास रे ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इसकी आंसर की भी है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा ढूंढनी पड़ेगी, जिसमें ए बी सी करके इसके आंसर सारे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं उससे भी मिला लूंगा। अब डोंट नो कि वो जिसे फर्स्ट आंसर की आती है वो वाली आपके पास है, जो सेकंड में हमारे पास आती है वो वाली है, लेकिन एक बार उसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, जिस जिस क्वेश्चन में हमें लगता है कि इसमें थोड़ा सा डाउट हमें हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री if the angle of incident become double, then the angle of reflection will be। सिंपल है आपके पास, है ना? कोई भी लाइट है नॉर्मल के साथ स्ट्राइक करेगी वापिस चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम डबल, अगर डबल हो जाता है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी डबल हो जाएगा, यानी 60 डिग्री। मास ऑफ ए फोटोन एट रेस्ट, तो रेस्ट के ऊपर जीरो ही आपके पास होता है। When the hydrogen atom is its first excited level, its radius is, जब वो अपने फर्स्ट एक्साइटेड लेवल में होता है तो उसका रेडियस कैसे चलता है? हमें पता है, बोहर रेडियस हमने पढ़ा है कि आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वेयर के। है ना? तो यहाँ पे फर्स्ट में होगा, तो जैसे फर्स्ट एक्साइटेड लेवल है तो फर्स्ट से सेकंड में चला गया वो आपके पास, है ना? सेकंड में चला गया, तो सेकंड का मतलब है 2 का स्क्वायर यानी 4, तो रेडियस 4 टाइम आपके पास हो जाता है वहां पे। क्या हो जाता है? 4 टाइम, क्योंकि एक्साइट कर रहा है ना। फर्स्ट एक्साइट स्टेट का मतलब है कि N1 से वो N2 में चला गया, यहां से यहां चला गया, तो यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अ पीएन जंक्शन हैज अ थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहां पे रहता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है ना वो थोड़ा सा इन्होंने आगे पीछे कर दी है। ठीक है, सेंटीमीटर में दे दी थी। सो देखा जाए तो बेसिकली
10⁸ मीटर नैनोमीटर, किसकी वैल्यू 0.01 माइक्रोमीटर के अराउंड रहती है, ठीक है, जो इसकी डेप्थ होती है बेसिकली, यानी 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर के अराउंड बन जाएगा तो फिर, ठीक है, यहां तक आ जाएगा आपके पास। एक दो क्वेश्चन है बीच में, है ना, जिसमें थोड़ा सा इशू, सॉरी इशू जो है आपको भी हुआ, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आंसर कुछ और है, हमारे अकॉर्डिंग आंसर कुछ और है। कोई बात नहीं, इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो बीच में एक दो में हो जाता है ना, क्योंकि इतने सारे हैं, उन सबको सॉल्व भी किया है, तो हो जाता है कभी कभार कि ऊपर नीचे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हब्बल लॉ, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डॉपलर इफेक्ट है, स्टीफन लॉ है, या वेन लॉ हमारे पास है, ठीक है। तो बेसिकली डॉपलर लॉ के बेसिस के ऊपर आपके पास आता है वो, ठीक है, यानी चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ के साथ वो रिलेशन हमें बताता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 39 जो है वो फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। केमिस्ट्री के भी करने हैं, कर लेते हैं वैसे, है ना, टफ नहीं है, आसानी है आपके पास डायरेक्टली। तो आप देखोगे ना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। जो करंटली आपके पास पेपर आया था पिछली बार 2021 के आसपास, उसमें ज्यादा कैलकुलेशंस थी, वैसे 20 में था वो, है ना। इसमें इतनी ज्यादा से द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम मीथेन है। आपको पता है कि अगर CH4 है, 1 मोल की बात करें तो 1 मोल का मतलब है 16 ग्राम, है ना। तो आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 ही होंगे। तो इसका आंसर तो सीधा सी बात है कि बी ही है, कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें कोई भी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनके अंदर होने चाहिए। ये तो अभी हमने प्रीवियस में भी किया था, Na में भी 10 है और इसमें भी 10 है, क्या अगलों में सेम है ना। देखो, अगर ए सही है तो बी को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ए एंड सी वाला ऑप्शन है। इसमें देखेंगे तो एक लॉस कर दिया 10, इसने 2 गेन कर दिए तो 10, ठीक है। तो ये भी आपके पास सही है। तो हम बोल सकते हैं कि बोथ ए एंड सी जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपके पास है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हमें पता है फ्लोरीन की पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, तो इसका आंसर क्या है आपके पास, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन है, सॉरी सॉरी, नॉट नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर। नेगेटिविटी तो फिर अट्रैक्ट करने की पावर हो गई ना। तो इसका आंसर है आपके पास क्लोरीन, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, तो फिर चलता है आपके पास इस तरीके से, ठीक है। नाइट्रोजन इनकी बात तो यहाँ पे आएगी नहीं आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर बताना है, बताओ जरा क्या स्ट्रक्चर आपके पास इसका रहेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए और स्ट्रक्चर दे बना सकते हो। ये सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आपको पता है डबल बॉन्ड है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, है ना। सभी की यहाँ पे sp2 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 ही हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 में कैसी होती है, और देखो यहाँ पे प्लेनर है, नॉन प्लेनर, यानी सिर्फ प्लेन की बात कर रहा है। तो डबल बॉन्ड है तो ज्यादा इधर उधर भाग भी नहीं पाएंगे, तो एक ही प्लेन के अंदर रहेंगे वो, तो लीनियर टाइप की फॉर्मेशन ही वो आपके पास करते हैं, ठीक है। एक मिनट, sp2 तो है ना इन सबकी, हाँ, लीनियर आ जाएगा आपके पास है ना, लीनियर फॉर्मेशन है इसकी। कि कार्बन कार्बन के साथ बन जाएगा ये, कि यहाँ पे नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर तो होगा नहीं है, कि अगर इसकी ज्योमेट्री बनाएं अगर हम, सी है, डबल बॉन्ड चलो जो भी है, sp2, सेंटर एटम कुछ इस तरीके से बनेगा, कार्बन है तो उसने तो डबल बॉन्ड पहले ही फॉर्म कर दिया है,
लीनियर के साथ ही जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन में लगेगा मुझे कि नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना, तो वो हम फिर आपको बाद में ना जैसे नेक्स्ट लेके आएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे सारा। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज क्रिटिकल हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, इसमें से सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो किसका है? पानी का। ठीक है, पानी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा होता है। वेरी गुड। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर फ्री स्पेस कितना होता है बीसीसी के अंदर? तो 68% कंप्लीट होता है, तो बाकी बच गया 32। अब एक सबसे बड़ा इशू सुनिए। आपको पता है कि एनसीईआरटी ने जो अपना सिलेबस में मॉडिफाई किया हुआ है उसके अंदर ये चैप्टर है ही नहीं। केमिस्ट्री के क्लास 11 में आई थिंक 9 के अराउंड चैप्टर है, और 12 में भी 10-12 ही चैप्टर हैं। यानी आपके 5-7 चैप्टर तो काट दिए गए हैं। और क्या अब वो एग्जाम में कंसीडर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ये क्यूबिक वाले सॉलिड स्टेट तो वही उसी का पार्ट है ना। स्टेट्स आपके पास हो गई। अगर वो उसमें इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, इसका मतलब कि ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो फिर आपको क्वेश्चन कहाँ से आएंगे जो नॉर्मल है फिर, है ना, जो बाकी बच जाते हैं, तो फिर ये टॉपिक वहां से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा इशू है कि आपके पास सिलेबस क्या रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू R&P रूल, R&P रूल में कहाँ लिखा हुआ है कि आपका सिलेबस क्या होगा? लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा है। R&P जस्ट तो सिंपल है, वहां पे एलिजिबिलिटी है तो वहां पे तो ग्रेजुएशन भी है, आपकी मास्टर डिग्री का भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पीसीएम कहते हैं, पीसीएम तो बहुत सारा है, क्योंकि आप देखोगे तो ग्रेजुएशन में टॉपिक्स अलग हैं, है ना। आपके +1 +2 के टॉपिक्स अलग हैं, 10th तक टॉपिक्स अलग हैं। तो मे बी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन में थोड़ी सी मेहरबानी करे और जल्दी से जो है उसका जो फाइनल है वो प्रोवाइड करवाएं, है ना। ये वाले कॉलेज में कौन से हैं कॉलेज में? ये सारे आपको मिल जाएंगे 11th 12th के अंदर। कॉलेज में तो थोड़ा सा पार्ट होता है उसका, है ना। ये सारे के सारे 11th 12th के अंदर सारे प्रेजेंट हैं आपके। वो तो थोड़ा थोड़ा पार्ट डाला होता है उनका। बाकी मेन क्वेश्चन कहाँ आते हैं? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आते हैं वहां पे। फ्री एनर्जी चेंज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है, एनर्जी चेंज जीरो आपके पास हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस, वीकेस्ट बेस कौन है आपके पास यहाँ पे? दिख रहा है NH4OH, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ना, काफी स्ट्रांग हो गया ये। ठीक है। ऑक्सीडेशन निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको पता है जैसे पोटाशियम के ऊपर +1 होता है तो 2 है, प्लस क्रोमियम के ऊपर निकालनी है तो 2 of x, और -14 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 12/2 यानी +6 आपके पास बन जाएगा। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज ऑब्टेन बाई द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है किसकी अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो वो हमें मिल जाएगा। जैसे वाटर है, वाटर की अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो ब्रेक ही हो जाएगा, है ना, सिंपल टूट जाएगा आपके पास। सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पास, जैसे या फ्यूज्ड सोडियम पर ऑक्साइड है। तो जैसे हमारे पास H2SO4 है, अगर H2SO4 की अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिल जाता है H2O2। वेरी गुड। ठीक है। लेकिन H2O2 आई थिंक हाइड्रोजन चैप्टर भी कट गया है एग्जाम में से, हाइड्रोजन चैप्टर भी कट गया है आपका, जो 11th का है आपके पास ना, उसमें नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है। विच इज यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि जो कटे हैं ना चैप्टर वो आसान है सारे, थ्योरेटिकल है, याद रखना आसान रहता है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर आपके पास यूज होता है। सोडियम मेटल कैन स्टोर अंडर कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल में हम उसको आपके पास स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंक्शर। तो आपको पता है मिट्टी से तो हो जाता है, और NaHCO3 यानी जो बाई कार्बोनेट है उससे भी आप क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो। ठीक है। विच ऑफ द फॉस्फोरस इज मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल फॉस्फोरस कौन सी होती है?
व्हाइट तो आपको पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इस पेपर को देख के ऐसा लग रहा है ना मुझे, जैसे मान लो आपका टैट का पेपर है ना? दो चार क्वेश्चन को अगर हटा दो ना साइड में, मैथ्स को भी हटा दो, तो ऐसा लग रहा है देखने में जैसे टैट का पेपर है आपका। ब्लैक है, ब्लैक आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल आपके पास रहती है। टू इमिसिबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड हैं जो इमिसिबल है, आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं, तो आप उसको कैसे जो है वो अलग करोगे? छन्नी लगा दो, है ना, फनल के साथ कर दो। सिनेमिक एसिड ऑन डी कार्बोक्सिलेशन, यानी आप उसमें से CO2 को क्या करोगे, वहां से रिमूव करोगे। ठीक है, तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होती है? स्टाइरीन की। ठीक है, स्टाइरीन आपके पास बनता है। द मोस्ट अबंडेंट वाटर पॉल्यूटेंट, तो सबसे ज्यादा जो अबंडेंट पॉल्यूटेंट आपके पास होता है वो कौन सा होता है? जैसे डिटर्जेंट कॉमन नहीं है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है आपके पास वो सबसे ज्यादा होता है। फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा गंद डालती है, तो सबसे ज्यादा कॉमन कौन है आपके पास? जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारे पास है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन डाले गए यहाँ पे, है ना? द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ यूनिट सेल ऑफ डायमंड। अब डायमंड में आपको पता है बेसिकली कार्बन का ही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो आपके पास वो वहां पे शो करता है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको पता है यूनिट सेल की वैल्यू किस तरीके से आप निकाल सकते हो? थ्री डायमेंशनल में अरेंजमेंट होती है। ठीक है, यस एकदम सही है, 8 आपके पास इसका राइट आंसर है। द वांट ऑफ फैक्टर फॉर अ सोल्यूट दैट एसोसिएट इन अ सोल्यूशन, एसोसिएट का मतलब जुड़ रहा है, जुड़ रहा है तो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, तो लेस देन 1। वांट ऑफ का क्वेश्चन इस बार इन्होंने एग्जाम में भी डाला था आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट पीएच। तो नर्सेंट इक्वेशन से आपके पास इसका रिलेशन आता है। ठीक है, तो आप नर्सेंट इक्वेशन लगा के इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। सी बनेगा आपके पास इसका, कुछ इस तरीके से होती है, ई नॉट इज इक्वल टू, सॉरी ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग ऑफ PH2 अपॉन H पॉजिटिव स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ज्यादातर न्यूमेरिकल फर्स्ट के ही आते हैं, कंप्लीट हो जाता है 60 मिनट में। 50% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीट इन अप्रोक्सीमेटली, तो 60% जो वो कंप्लीट कब होगा आपके पास? अप्रोक्सीमेशन में। दिक्कत आएगी लॉग के केस में, कि जब आपके पास लॉग आएगा, आपको टी हाफ तो पता ही होता है 0.693/k होता है, तो यहां से k निकल जाएगा, बाकी फिर वैल्यू को रीअरेंज करके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है वैसे, कि 60% आपके पास कोई भी होता है, तो 45 इसका राइट आंसर आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिंडल इफेक्ट इज नॉट अब्सॉर्ब्ड, आपके पास टिंडल इफेक्ट जो है किसमें अंदर शो नहीं होता है? टिंडल इफेक्ट बेसिकली आपको शो होता है जो कि जैसे कोलाइडल है, सस्पेंशन है, उनके अंदर हो जाएगा। ठीक है, मना कर रहा है, तो जैसे अगर आप इमल्शन बनाते हो वो भी शो कर देंगे, गोल्ड सोल्यूशन भी शो कर देगा, सुगर सोल्यूशन नहीं करेगा क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रू सोल्यूशन की तरह जो है आपको एक नेचर जो है वहां पे शो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ अल्मोनियम। अल्मोनियम का ओर कौन सा नहीं है आपके पास? जैसे बेराइल है आपके पास यहाँ पे, फिर माइका है, ऑर्थो क्लास है आपके पास, एंड एग्ने साइट है। और से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, और हर बार वो आपको एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं एक ही बार, हर बार वो आपको एग्जाम में आता है और का क्वेश्चन। आप प्रीवियस के कोई भी पेपर उठा के देख लो, और आपको आएगा ही आएगा। बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी जो एनग्लेसाइट है वो आपके पास इसका और नहीं है। ठीक है, माइक का तो है ही है, सीधी सी बात है, बाकी सारे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपिक फॉर्म शो नहीं करता है, तो अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन एलोट्रॉपिक फॉर्म आपके पास शो नहीं करेगा। ठीक है, और विच कंटेन बोथ कॉपर एंड आयरन, देखो दो क्वेश्चन और से रिगार्डिंग पूछे गए हैं, तो आपको पता है जो चैल्कोपाराइट है उसके अंदर आयरन भी होता है और कॉपर भी आपके पास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा आपके पास जो
मेटल आपके पास दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा है आपके पास जो ऑर्गोमेटालिक नहीं है? तो अगर आप देखो सिस्प्लाटिन जो होता है, ठीक है, सिस्प्लाटिन जो होता है जो कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ए जो है इसका राइट आंसर है आपके पास। क्लियर? दूसरा तो होता है उसमें कार्बन भी है, आयरन भी है आपके पास। तो फेरोसिन्स जो होते हैं या फेरोन्स जो होते हैं उसके अंदर होता है आपके पास। आईपीसी नेम ऑफ, तो सिंपल वाला कंपाउंड है, देखा जाए तो कुछ इस तरीके से है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 एंड इसी के साथ जुड़ा है ना सारा ये, 1 2 3 4, हाँ पूरा इस तरीके से है। तो कीटोनिक ग्रुप है आपके पास। आप नंबरिंग जैसे यहाँ से करोगे 1 2, दूसरी साइड से करोगे तो 1 2 3, तो आप इस साइड को प्रेफर करोगे, है ना, ताकि इस तरीके से 1 2 3 4 कहीं भी कर दो। तो 2 के ऊपर ओन है और 3 के ऊपर मिथेन आपके पास है, तो बी वाला सही है इसमें। 3 मिथाइल, वैसे छोटा लिखा हुआ है वर्ड, लेकिन यही मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसमें, तो इसी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। कभी कभी होता है कि आपके पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होते हैं। कभी कभार क्वेश्चंस में इशू भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पेपर में क्वेश्चन गलत भी होते हैं, है ना। जब वो गलत कर सकते हैं तो कभी कभार जब हम आपको करवाएंगे तो उसमें भी 1 2 क्वेश्चन में गलती आ जाती है। 2 4 6 नाइट्रो, सॉरी, ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है। जब हम उसको गर्म करते हैं पानी के साथ विद वाटर, देन द हमें जो प्रोडक्शन मिलती है वो किस चीज की मिलती है? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, यस एकदम सही है, पिक्रिक एसिड, है ना, पिक्रिक एसिड बनता है। इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड टू ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट यानी ऐसे लिख देते हैं RMgX के साथ इथाइल लीन, है ना, ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास यहाँ पे, तो आपके पास क्या बनता है? अल्कोहल फॉर्म है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशंस होती है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन? जो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है उसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है। ये टैट में भी बहुत बार